हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ा था। मैंने पहले वॉल्यूम इंटीग्रल इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत आसान होता है। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, सब सरफेस इंटीग्रल देख के उसको पढ़ के ऐसे परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है वॉल्यूम इंटीग्रल भी बहुत टफ होता है। इसलिए मैंने सोचा कि वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उसको पहले पढ़ा दूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। मतलब सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल आगे पीछे पढ़ा सकते हैं। इस वजह से मैंने पहले वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। बाकी सरफेस इंटीग्रल थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है समझने के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है लेकिन उतने टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, और मैं अपना बेस्ट दूंगा आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझाने में। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो लेट एफ वेक्टर बी अ पॉइंट फंक्शन एंड एस अ गिवन टू साइडेड सरफेस। ठीक है, तो एफ कोई वेक्टर है जिसको हम पॉइंट फंक्शन बोल रहे हैं, और एस जो है मेरा टू साइडेड कोई गिवन सरफेस है। तो उसको हम लोग इस तरह से डबल इंटीग्रेशन एस, जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए ट्रिपल इंटीग्रल बी डोनेट लिखने का बस एक तरीका है कि इस तरह से एस लिख दिया, और ना ये एस कोई काम का नहीं होता, ये दो इंटीग्रल ही काम का होता है। और इसमें ना बिल्कुल डबल इंटीग्रल जैसा होगा। इंटीग्रल कैलकुलेशन में आप लोगों ने डबल इंटीग्रल करके टॉपिक पढ़ा होगा, तो डबल इंटीग्रेशन जैसा होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल में जैसे हम लोग एक्स वाई जेड था ना, तो उसमें जेड के रिस्पेक्ट में करते थे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। वहाँ पे बस इतना समझ लो कि वहाँ वहाँ पे तीन वेरिएबल, तीन अलग अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन करना पड़ता था। यहाँ दो बार इंटीग्रेशन करना होगा, सिंपल। और जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है उसमें एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, दो वैल्यू के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब सरफेस इंटीग्रल का जो होता है वो ये तो फॉर्मूला समझ के आप लोग, जैसे एफ वेक्टर डॉट एन कैप और बाहर डी एस ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिंपली बोलूँ तो जैसे तुम्हारा इंटीग्रेशन उसमें क्या होता था, डी एक्स डी वाई डी जेड, वॉल्यूम में तीन होता था। और सरफेस का क्या है ना, सरफेस में तो केसेस बन सकते हैं ना, या तो वाई जेड होगा, या तो जेड एक्स होगा, या तो एक्स वाई होगा। तो तीनों में से कोई एक होगा, और तीनों में से किसी एक को कैसे चूज़ करेंगे वो न्यूमेरिकल के थ्रू मैं समझा दूंगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझा दूंगा। बस इतना समझ लो कि इनमें से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि ये तीनों आ जाएगा डी एस की जगह। डी एस का मतलब यही होता है, इनमें से कोई एक हमें चूज़ करना होता है और फिर हमें इंटीग्रेट करना होता है। जो एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। बस यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जो एफ वेक्टर और फिर ये डी एस वगैरह, ये सब एक डायग्राम के थ्रू, सरफेस के थ्रू समझा देता तो आपको ज़्यादा फील आता। ठीक है, जैसे कोई सरफेस है आपका, और यहाँ पे जो कह रहा है पॉइंट फंक्शन, तो ये पॉइंट फंक्शन मैंने छोटा सा एक शेप ले लिया, ये मेरा पॉइंट फंक्शन हो गया, और इसको इस तरह से एफ वेक्टर में हमने शो कर दिया। ठीक है, और जो एन कैप होता है, इसको हम एन कैप को कोई भी सरफेस हो बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करो, वो होता है तुम्हारा एन कप। इसको बेसिकली हम लोग डायरेक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा एरिया का डायरेक्शन इस तरह से भी बोला जाता है। कई कई लोगों ने इसे सुना होगा, नहीं सुना है तो बस इतना समझ लो कि कोई ऐसे, मान लो कि कोई तुम्हारे पास दीवार है, और ये उस तरफ घर घर के अंदर का पार्ट है। ठीक है, उस तरफ दीवार के घर के अंदर का पार्ट है, और ये बाहर का दीवार है। ठीक है, तो बाहर की तरफ एक तुम पॉइंट को इस तरह से बाहर लगाओ परपेंडिकुलरली, वही तुम्हारा एन कैप होगा। अब मान लो कि दीवार तुम्हारा दूसरी तरफ का है, ये दीवार अगर चूज करेंगे तो इसका एन कैप कैसे होगा, उस तरफ, उसके बाहर की तरफ। समझ गया डायग्राम में? अगर ये दीवार लिया तो ना इधर नहीं डालना, नहीं अंदर की तरफ नहीं डालना एरो, बाहर की तरफ एरो डालना है इस तरह से, और इसको हम एन कैप बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एन कैप होता है। उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है एन कैप। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हल्का फुल्का फील आ गया होगा आप लोग को। और यहाँ पे मेरा, इसको हमने डी एस बोल दिया, छोटा सा जो सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। पहले मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छे से कलर कर देता हूँ। ये मैंने कलर कर दिया। न्यूमेरिकल कह रहा है मेरा, इफ एफ वेक्टर इज 4xzi minus y square j cap plus yz k cap, evaluate double integral f vector dot ds where s is the surface of cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, और मेरा z equal to 1। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो देखो हमको ये सारी वैल्यू दे रखी है, और हमें बोला सरफेस ऑफ क्यूब। क्यूब बोल रहा है तो एक क्यूब का डायग्राम बना देना सबसे पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी जरूरी होती है क्योंकि स्टेप मार्किंग है। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ स्टेप मार्किंग है। आपको लग रहा है कंपलसरी सेक्शन में स्किप नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ भी तो लिखो। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही आंसर नहीं मिल रहा आपको। ये छोटे छोटे स्टेप, जैसे क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब का डायग्राम बना दो, ये वैल्यूज डाल दो, एक दो नंबर तो मिलेंगे, बिल्कुल छोड़ने से तो अच्छा है ना। तो अब ये चीज़ हो गया मेरा। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर मैं बोलूँ, पहले तो हम इस डायग्राम को पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे ए बोल दिया मैंने इसको डी, क्योंकि ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है इस न्यूमेरिकल में। डायग्राम की हेल्प से हम लोग सब कुछ कर रहे होंगे इसके अंदर। तो ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया,
और कोई पॉइंट बच गया? हाँ, इसको मैं ओ बोल दिया, ओरिजिन पॉइंट है तो ओ बोल दिया। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, एक्सिस भी प्लॉटेड है, ठीक है। अब जो बोल रहा है मुझे यहाँ पे एक्स 0 से 1 है, वाई मेरा 0 से ये 1 है, क्यूब का ये है ना क्यूब, ये 0 से 1 वाई, 0 से 1 एक्स और 0 से 1 जेड, तीनों हमें दे रखा है। देखो जेड इक्वल टू 0 और फिर वो जेड इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट पे जेड 0 होगा और इस पॉइंट पे जेड 1। समझ गए बात को? अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम हमारा फार्मूला लिख लेंगे। जो हमारा फार्मूला है डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस वैक्टर, ठीक है, इस तरह से लिख दिए और इसको कर दिए हम ब्रैकेट में, और ये डी एस वैक्टर आ गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और हम डी एस वैक्टर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, डी एस वैक्टर डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी जेड, ये इस तरह से जेड एक्स फिर एक्स जेड। और इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो इसमें आई कैप है, आई का मतलब होता है एक्स, तो इसका मतलब इसमें से एक्स गायब रहेगा। जे का मतलब होता है वाई, तो इसका मतलब इसमें से वाई गायब है। के का मतलब होता है जेड, तो इसमें से जेड वाला टर्म गायब है। याद हो गया? बहुत सिंपल था, छोटा सा ट्रिक से याद कर लिया आई कैप जे कैप के कैप देख के बस। अब हम लोग एक सरफेस को पकड़ेंगे एक बार में। इसमें कितने सरफेस होंगे? अगर कोई क्यूब है तो टोटल छः सरफेस होंगे ना। अब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो हम 6 का 6 सरफेस का कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल 6 सरफेस हैं, एक बाहर का, फिर अंदर का, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर फिर नीचे। तो हमें 6 सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो चलो हम पहला सरफेस ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला सरफेस हम लोग फ्रंट वाला सरफेस ले लेते हैं, जो कि ए डी ई जी। तो सरफेस इंटीग्रल ए डी ई जी, ठीक है, ये मैंने इस सरफेस के लिए इंटीग्रल लिया, और ये हो गया एफ वेक्टर डॉट एन कैप, और इसके बाहर क्या है मेरा? इसके बाहर डी एस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे ये बताओ, पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब ए डी ई जी, ठीक है, ए डी ई जी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, जो ए डी जी ई है वो जो ये 0 पॉइंट है, और ये एक्स में 1 आ गया है, 1 वैल्यू 1 से आगे है, क्योंकि ये तो 0 था और आगे बढ़े तो यहाँ पे 1 आ गया, तो एक आ गया है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है। और बाकी तो एक्स, ये वाई और जेड तो हमारा यहीं पे कांस्टेंट है। बाकी ये मेरा इससे इतना आ गया सरफेस, ठीक है। सरफेस जैसे मान लो अगर इसी लेयर पे होता तो एक्स 0 होता। जैसे ये पीछे का सरफेस है ना, ये ओ बी एफ सी, जो पीछे का सरफेस है उसमें एक्स इक्वल टू 0 होगा, लेकिन आगे के सरफेस में एक्स इक्वल टू 1 होगा। सिंपल। अब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? एफ वैक्टर डॉट एन कैप। तो इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे एफ वैक्टर में, तो एफ वैक्टर में एक्स इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ मिलेगा 4 जेड वाई स्क्वायर, इसमें एक्स नहीं है, वाई जेड, तो तुमको ये मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 1 में। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 जेड आई कैफ, ये जेड नहीं 2 लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, हाँ, ये आई कैफ, फिर माइनस वाई स्क्वायर, ये जे कैफ, फिर प्लस वाई जेड के कैप। हमने क्या किया? एक्स को 1 पुट कर दिया, सिंपल। अब इसको करने के बाद यहाँ पे अब इसके आगे डी एस क्या होगा? अब डी एस तो मैंने आपको बताया था कि इतना लंबा सा होता है और इसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, और हमने एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दिया हुआ है, मतलब एक्स का जैसा कोई टर्म है ही नहीं। तो अब ऐसा कोई टर्म है जिसमें डी एक्स है ही नहीं, हमको दिख रहा है पहला वाला टर्म, तो हम पहला वाला टर्म यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो हमने सब्सिट्यूट कर दिया ना। तो ये आ गया डी वाई डी जेड आई कैप। अब वॉल्यूम इंटीग्रल में अगर आप लोगों ने डी एक्स डी वाई डी जेड के थ्रू 3 इंटीग्रल सॉल्व करना समझ गया, तो ये 2 इंटीग्रल तो आपके लिए कितना आसानी होने वाला है, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। अब देखो एक्स का तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ डी वाई डी जेड है, तो मतलब हमें जो इंटीग्रल का लिमिट है वो डी वाई डी जेड में पुट करना होगा। तो पहले तो डी वाई का लिमिट देखते हैं। अब इसमें से वाई एक्सिस देखो कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, समझ रहे हो? ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस क्या है? ये अगर वाई एक्सिस है तो पैरेलली यहाँ पे भी ये भी वाई एक्सिस है, तो ये वाई ये इस पॉइंट पे 0 है, और यहाँ पे वाई इस पॉइंट पे आपको 1 है, तो ये क्या हो गया? 0 से 1। और सिमिलरली जेड क्या हो जाएगा? ये पैरेलल है ना इसके, तो इसमें देख लो पैरेलल है तो बात बराबर ही हो गया ना। तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे 0 है तुम्हारा जेड, और इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे 1, तो क्या आ गया मेरा? 0 से 1 लिमिट, ठीक है। आगे वाले सरफेस के लिए देखा हमने 0 से 1 और 0 से 1, सिंपल। तो ये मेरा 0 से 1, तो हमें इंटीग्रल का लिमिट भी मिल गया, और आप लोग समझ सकते हो कि अब कितना आसान हो गया हमारे लिए। तो बस अब क्या ही करना है, इसमें आई कैप है, तो इस आई कैप जो मल्टीप्लाई में है ना, तो आई कैप हम जानते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ ही डॉट कर सकते हैं, बाकी के साथ डॉट किया तो वो 0 होना है, सिंपल है। ये मैंने पहले के लेक्चर में आपको अच्छे समझाया कि क्यों 0 होता है, और नहीं भी हो तो इतना जान लो, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ ही, और के कैप को के कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, बस इतना याद रखना, सिंपल है। इसमें उतना कुछ ऐसा भी नहीं कि रट्टा मारना पड़ेगा, अभी सुन लिया याद रहेगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया।
और आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बस 4z वाला टर्म बच गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद आई कैप तो हट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे dy dz बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 1 इंटीग्रल 0 से 1 4z dz, ये हो गया। अब देखो कितना सिंपल और कितना आसान सा इंटीग्रल बन गया तुम्हारे पास। अब पहले क्या करोगे तुम, ये पहले तो यहाँ पे मैं वो dy लिखना भूल गया, dy dz, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, ये जो मेरा फर्स्ट में क्या है, ये z वाला है, तो पहले हम z के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं, जो जो पहले आगे इंटीग्रल होता है उसको लेके सॉल्व करते हैं। चाहे यहाँ पे y आगे पीछे लिखा हो, तुमको उससे मतलब नहीं है, तुमको फिर dz लेके सॉल्व करना। इसमें कंफ्यूज हुआ था ना कि dy आगे लिखा है तो नहीं हम पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं, आपको ये इंटीग्रल देख के जज करना है। अगर इंटीग्रल पे इधर का z है और इधर का y है तो पहले जो अंदर में होगा उसको लेके इंटीग्रेट करेंगे, तो z को लेके इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे 4 और ये हो गया z²/2, z का इंटीग्रेशन z²/2 और इंटीग्रल 0 से 1। अब क्या बच गया, dz का तो कर लिया, dy बच गया, ठीक है। अब dy बच गया और यहाँ पे लिमिट भी था ना मेरा 0 से 1, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिमिट भी डाल देते हैं। ये लिमिट पे डाल दिया 0 से 1, 4 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो तुम्हारा है इंटीग्रेशन करना है तुमको y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें तुम 1 डालो, तो z की जगह तुम 1 डालोगे तो पहले 4 है, और z की जगह 1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये 1/2, तो ये 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 से 1 है, यहाँ dy तो था ही, और यहाँ पे dy है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2 बन गया। और इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे 0 से 1 और ये 2 dy, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का तो कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है y, और इसमें हमें क्या लिमिट पुट करना है 1 0, ठीक है। और ये 2 बाहर से मल्टीप्लाई में है, ये कांस्टेंट है ना, तो इसमें हम पुट करेंगे तो y में 1 पुट करेंगे तो 1 और 0 पुट करेंगे तो -0, तो 1 आ जाएगा, 2 × 1, तो 2 × 1 2, तो तुम्हारा एक सरफेस का वैल्यू तुमको मिल गया, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड सरफेस पे। दूसरा सरफेस कोई पकड़ते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हम दूसरा सरफेस ले लेते हैं तुम्हारा OBFC, ठीक है। तो दूसरा सरफेस हम पहले आगे का लिया, आप सरफेस पीछे का ले लेते हैं, तो OBFC, ठीक है। तो ये हो गया मेरा F∩n और बाहर आ गया DS। बाकी हम लोग जानते हैं हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें पता है कि वैल्यू मेरा जो है किसका, इस बार x को हम लोग क्या 0 बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, पहले इसको ये बता दिया था कि अंदर बाहर वाला सरफेस है x में कितना 1 आ गया है, लेकिन यही इसी के ऊपर का सरफेस है तो इसमें तो कुछ आ ही नहीं है, मतलब x 0 पे है, तो x 0 पे है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है मेरा x = 0 वाला कंडीशन है, ठीक है। ये मेरा x = इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि नोट्स में अच्छे से दिखे, ये मेरा x = 1 वाला कंडीशन है, x = 1 वाला कंडीशन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद समझते हैं, तो ये आ गया मेरा। अब x की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे 4xz था तो यहाँ 0 और यहाँ पे z और आई कैप इस तरह से पुट कर देंगे। बाकी टर्म में कोई x नहीं था, f वाला एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, जो f वाला टर्म था इसमें ही सिर्फ x था, बाकी में x नहीं था, y -y² और yz था, तो बाकी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। पहला टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से तो 0 ही हो ही जाएगा। अब ये हो गया और ये j कैप हो गया और फिर प्लस yz और यहाँ पे k कैप आ गया, ठीक है। अब k कैप आ गया, अब बात आती है यहाँ पे सिंपली कि हम लोग बाहर किस चीज़ को लेंगे इस बार, जैसे 3 होता है ना, इन तीनों में से किसको लेंगे। इस बार भी हमने क्या करा, इस बार भी हमने x का वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करा, पहला और आगे का सरफेस और पीछे का सरफेस दोनों में क्या है, दोनों में हम x को ही डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे आगे के सरफेस में x = 1 आगे था और पीछे के सरफेस में क्या था x = 0। और दोनों सरफेस में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो दोनों सरफेस, ये जो बाहर का सरफेस है वो किससे मिलकर बना है, yz से। इसमें इस आगे के सरफेस में x का कोई रोल नहीं है ना, और अंदर के सरफेस में देखो ये भी yz से बना है, x का कोई रोल नहीं है इस सरफेस में। इस वजह से यहाँ इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हो कि x का कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा yz आएगा, लेकिन इस बार सरफेस क्या है, पीछे का सरफेस है, ठीक है। और मैंने बोला था जो n कैप बनता है वो बाहर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ नहीं, तो इस प्रकार से ये बाहर की तरफ बनेगा। और ये अगर बाहर की तरफ बना तो x आई कैप प्लस में आगे है तो पीछे ऑब्वियसली माइनस आई कैप में होगा ना x। ये अगर आप लोगों को सिंपल, अगर आप लोगों को x y एक्सिस देखने आता हो, एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ माइनस होता है ना, तो आगे प्लस है तो पीछे आगे आई कैप प्लस है डायरेक्शन, तो पीछे माइनस आई कैप होगा, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा तो वही
यहाँ पे आएगा तो ऊपर वाला ही, जैसे ऊपर में जो आया था वाई जेड, क्योंकि इसमें भी एक्स का वैल्यू ही पुट हो रहा है, तो आएगा तो यहाँ पे वाई और जेड ही, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा कि आई कैप की जगह हम माइनस आई कैप लिख रहे होंगे, सिंपल। उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव आ जाएगा बस। अब देखो, अब क्या है कि मैंने आपको बोला था आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी के साथ भी नहीं। तो आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है ना, तो जीरो इंटू दिस, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। और जे कैप के कैप तो मल्टीप्लाई करेंगे भी आई कैप वाले से, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। तो सिंपली हमारा इस इंटीग्रेशन का जीरो आ गया। वैसे इसमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन इसका अगर लिमिट हम लोग लिखते हैं तो वो जीरो से 1 लिखते हैं और ये जीरो से 1 लिखते हैं, क्योंकि अगर इस सरफेस को भी तुम ध्यान से देखोगे तो इस सरफेस में वाई तुम्हारा क्या है, 0 से 1 है, और जेड क्या है तुम्हारा, 0 से 1, सिंपल। क्योंकि आगे वाले से ही पीछे वाला पैरेलल होता है ना, क्यूब में जैसा आगे वाला होता है वैसा ही पीछे वाला पैरेलल होता है, इस वजह से यहाँ पे लिमिट इस तरह से लिमिट डिटरमाइन करके लिख सकते हो। आपको सबके लिए लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारा 2 सरफेस निकल गया, ठीक है। इसके बाद अब हमें 4 सरफेस और लिखने हैं। तो अब 4 फेस का हमें करना है, तो देखो क्या किया है मैंने, बाकी के अभी 2 फेस तो कर लिए, अभी 4 फेस और करने हैं। तो 4 फेस का हमने बाकी का लिख दिया। देखो 2 फेस मैंने आप लोग को इतने अच्छे से समझा दिया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि 4 फेस से आप लोग खुद से कर लोगे। अभी 4 फेस इसका क्या करता हूँ ना, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अब जैसे DBFE, अब जैसे तुम्हारा फेस है DBFE ये फेस है। तो इस फेस में अगर तुम इस तरफ अगर डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ का डायरेक्शन तुमको क्या मिल जाएगा, इस तरफ का डायरेक्शन पहले एन कैप में तुमको यहाँ पे वाई है तो तुमको जे कैप में पॉजिटिव मिल जाएगा। अब जे कैप में इस तरफ का डायरेक्शन मिला, और इसमें अगर मैं रोल का पूछूँ तो इसमें किसका रोल नहीं है, वाई का बिल्कुल रोल नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, जेड और एक्स, क्योंकि वाई का रोल नहीं है, ठीक है। और वाई में कितना आ गया, वाई अगर मैं बात करूँ ये वाई 0 है, तो ये सरफेस किस पे, वाई इक्वल टू 1 पॉइंट पे ये सरफेस ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए वाई इक्वल टू 1 लिया, और जैसा अभी 2 इंटीग्रल को सॉल्व किया वैसा ही सिंपली सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। अब जो भी मतलब तुम्हारा जो माइनस जे कैप माइनस, जैसे तुम्हारा माइनस जे कैप के बाद माइनस के कैप, जो भी माइनस वाला जो डायरेक्शन आया ना वो 0 आ गया। 2 में अगर लगातार 0 आ गया मतलब तीसरा भी 0 होगा। सिमिट्री के थ्रू आप लोग वहाँ पे 0 लिख भी सकते हो। तो आप लोग अगर बात करते हैं कि मैंने इसके लिए समझा दिया आपको जे कैप के लिए, के कैप के लिए भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है फेस GEFC, ठीक है। तो GEFC फेस अगर हम देखें GEFC, तो ये फेस में आएगा किस तरफ, आउटसाइड एन कैप। तो एन कैप ये इस तरफ आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाला होगा। और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला एन कैप निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले के लिए, और इसमें देखो इस फेस में किस एक्सिस का कोई रोल नहीं है, ये एक्सिस का। तो ये एक्सिस कौन सा है, जेड। तो जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं है, तो जेड एक्सिस का रोल नहीं है। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई आना चाहिए। एक्स वाई के कैप आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई के कैप मैंने आपको बताया ना, DS इक्वल टू 3 बार सम किया था, तीनों में से किसी एक को चूज़ किया, और मैंने आपको बताया था आपको कैसे याद रखना है। अगर यहाँ पे के कैप है, मतलब के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन, तो यहाँ बचा हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स वाई होगा। तो इस तरह से एक्स इक्वल टू 1 लिख दिया। और सिमिलैरिटीज़ के थ्रू हम जानते हैं कि जिसमें हमारा माइनस वाला डायरेक्शन आता है, मतलब उसी फेस का नीचे वाला फेस, उसी फेस का नीचे वाला फेस वो आ जाएगा माइनस के कैप वाले में। और यहाँ सिमिलरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि मेरा माइनस के कैप के लिए भी क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। वैसे तो सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आएंगे, लेकिन जब अगर सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है तो पूरा 10 नंबर का आता है, और बहुत ही आसान है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बस थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन स्टेप ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी बहुत टफ है जो आपको याद नहीं रहेगा। एक ही स्टेप कॉपी करना है। मैं फार्मूला भी आप लोगों को याद ही करवा दी हूँ ऑलमोस्ट, सिंपल सा फार्मूला है, और उसमें हमें इन तीनों में से कोई एक को चूज़ करना है और हम सॉल्यूशन देना है। इसका सॉल्यूशन लंबा ना हो, अगर मैं उन चारों को भी ऐसे जैसे 2 को समझाया हो ना समझाता तो 30-35 मिनट का वीडियो बन जाता, समझ रहे हो। क्योंकि खुद से लिखोगे तो ये 10 मिनट में तुम्हारा 10 नंबर आ जाएगा, खुद से लिख करोगे ना तो 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, यहाँ लिखना होता है, समझाना होता है, लिखना होता है, समझाना होता है, इस वजह से इतना लंबा खिंच जाता है। वरना इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग खुद से लिखोगे बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आओ, मैंने बहुत एफर्ट करा इसके लिए, ठीक है। तो अगर अच्छे समझ में आओ तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।